हाय एवरीवन। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम ऑक्सीजन फैमिली के जो केमिकल प्रॉपर्टी है नेक्स्ट पार्ट में वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, ये पार्ट 6 होगा। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दो, सबसे पहला है आपका हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स, ये देखिए सभी एलिमेंट इस ग्रुप के हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। किस टाइप के? इस टाइप के। जैसे मैं कोई एलिमेंट मान लेता हूँ, एम मान लिया मैंने, ऑक्सीजन सल्फर वगैरह ना, M2O, सॉरी M2H, है ना। जैसे कि H2O, H2S, H2SE, H2TE और H2PO। ओके, इनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं FeS से। जैसे कि हमने FeS लिया और कोई एसिड ले लिया, है ना, H3O पॉजिटिव, और यहाँ पे मेरे पास बनेगा Fe2 पॉजिटिव प्लस H2S और प्लस 2H2O। ओके, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू VSEPR। ध्यान दो, अगर हम देखिए रेफरेंस में H2O ले लेते हैं, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ O या किसी भी एलिमेंट के वो 6 होंगे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, कोई प्लस माइनस नहीं है इसलिए ब्रैकेट बंद कर दो। 8/2 मीन्स 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। और O के ऊपर यहाँ पे क्या होता है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। O के ऊपर क्या होता है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पता लगेगा और सबको आती है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। 11th में थी, ओके, 10th में भी थी, ओके, कोई नहीं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो शेप होगी अकॉर्डिंग टू VSEPR बात कर रहा हूँ मैं, वो V शेप होगी, या फिर इसको एंगुलर शेप भी बोलते हैं। क्या होगी? V शेप होगी। अच्छा, हम बॉन्ड एंगल की बात भी करते हैं। बॉन्ड एंगल देखिए, हमने हाइड्राइड की बात की थी नाइट्रोजन फैमिली में, वहाँ पर NH3 सबसे ज़्यादा था, है ना। ऐसे यहाँ पे H2O सबसे ज़्यादा होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन वही है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और तो ये बॉन्ड ज़्यादा दूर हो जाएंगे। इस वजह से क्या होगा? H2O का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, H2S का उससे कम होगा, H2SE का और कम हो जाएगा, H2TE का और कम होगा। ठीक है, H2TE का और कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे जो ऑक्सीजन है, देखिए सब बनाते हैं H2O टाइप, मतलब M2H टाइप, है ना, ये वाला M2H टाइप। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो, सॉरी ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही बनाता है, मतलब अलग टाइप का थोड़ा हाइड्राइड है। यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन की हम डिस्कस कर चुके हैं, -1 होते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखिएगा, हम फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टेट में जो H2O होता है, क्या होता है? लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड है, सबको पता है। क्यों? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। H2S गैस क्यों है? ठीक है, काफ़ी फेमस सवाल है तो 11th का, कि H2S लिक्विड, वाई H2S गैस, वाई? बिकॉज H2O फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाइल H2S कैन नॉट। क्यों क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि यहाँ पर सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए वो नहीं फॉर्म करता क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एसिडिटी की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसिडिटी, कंपटीशन के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसिडिटी इसकी। यहाँ पर पहले मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको थर्मल स्टेबिलिटी भी बतानी है ना। H2S, H2SE, H2TE, है ना। असल में जो इनकी असल, ये छोड़ो कि ये कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, पहले बताओ ये एसिड है क्यों। असल में जो इस तरह के कंपाउंड होंगे, इस तरह का हाइड्राइड है, इस ग्रुप का हाइड्राइड है, वो देंगे H पॉजिटिव, जिस वजह से क्या है? एसिड है। और H2 तो एम्फोटेरिक है, H2 तो एम्फोटेरिक है, ठीक है। H2 तो एम्फोटेरिक है क्योंकि H पॉजिटिव देता है, OH नेगेटिव देता है। बिसाइड दिस, अगर हम H2S की बात करते हैं, क्या देगा मुझको?
2H पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव। तो ये किस तरह के एसिड हुए? ये हुए डाई बेसिक। ये क्या हुए आपके? डाई बेसिक हुए। ओके, चलो बात करते हैं इनकी अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ की। देखिए, ऑन मूविंग अप टू डाउन, ऑन मूविंग अप टू डाउन इन ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ओके, और जो थर्मल स्टेबिलिटी है ऑन मूविंग अप टू डाउन, थर्मल स्टेबिलिटी ध्यान दो, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली वो भी डिक्रीज हुए थे और ये भी डिक्रीज ही होंगे। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी इनकी भी डिक्रीज होगी। अच्छा एक बात, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी इनकी, मतलब इनमें जो टेंडेंसी होगी एच पॉजिटिव देने की ज़्यादा होगी जब हम ऊपर से नीचे आएंगे। अच्छा, तो इनके रिड्यूसिंग नेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? आप एच डी की स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे में बढ़ रही है, ठीक है, मान ली बात। अब इसको थोड़ा छोड़ो एक मिनट के लिए, थर्मल स्टेबिलिटी पाओ। जब मैं कह रहा हूँ थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आने पर घट रही है, तो रिड्यूसिंग एजेंट इनकी जो रिड्यूसिंग नेचर है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? वो बढ़ेगी, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगी, ध्यान दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि एच पॉजिटिव टेंडेंसी देने की ज़्यादा है कहाँ पे? H2TE में, कम है किसमें? H2O में। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ेगा, रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजेस। ओके, फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात ध्यान दो। जो में बॉइलिंग पॉइंट है इनका रेगुलर वेरी नहीं होता ऊपर से नीचे आने पे, है ना, रेगुलरली वेरी नहीं होता इनका बॉइलिंग पॉइंट। पहले लिख रहा हूँ सबका बॉइलिंग पॉइंट। देखिए H2O, H2S, पक्की बात है H2O का तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए H2S से, इनमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लिख रहा हूँ डेटा, बुक से लिख रहा हूँ, 373 केल्विन और 213 केल्विन। ओके, फिर H2SE की बात कर लेते हैं, 232 केल्विन। अब देखिए बढ़ गया ना, है ना, रेगुलरली डिक्रीज या इंक्रीज तो नहीं हो रहा ना, बढ़ गया। फिर H2TE की बात कर लेते हैं, 269, और H2PO की बात कर लेते हैं, कितना होगा इसका? 309.2 केल्विन। देखिए अभी यहाँ पर जो नंबर 1 पर है वो H2 ही है, मतलब H2 का यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन देखिए बॉइलिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? H2 का। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं हम। उसके बाद किसकी बारी आएगी भाई? 373, 309 H2PO की। उसके बाद किसकी बारी आएगी? 269 वाले की, मतलब H2TE की। फिर इसके बाद किसकी बारी आएगी? H2SE की, मतलब 4th नंबर की। H2S की बारी सबसे बाद में आएगी। चलो ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा ऑर्डर ऑफ वॉलेटिलिटी, ऑर्डर ऑफ वॉलेटिलिटी मतलब वॉलेटाइल नेचर सबसे ज़्यादा किसकी है? ध्यान दो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वॉलेटाइल नेचर उसकी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है? H2S का, तो वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी होगी ना, वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? H2S की। सबसे बारी किसकी आएगी फिर? 4th नंबर की, H2SE की। फिर किसकी बारी आएगी? 3rd नंबर वाले की, मतलब कि H2TE की। फिर किसकी बारी आएगी? H2PO की। ध्यान दो, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा H2O का था, तो वॉलेटिलिटी सबसे कम किसकी होगी? H2O की। सिंपल भाषा में उड़ेगा सबसे पहले कौन? सबसे पहले उड़ेगा कौन? H2O। ठीक है, देखिए आपके यहाँ पर रिड्यूसिंग नेचर हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, थर्मल स्टेबिलिटी होगी। ओके, फिर बात करते हैं इनकी डाइऑक्साइड की, ओ सॉरी ऑक्साइड की, डाइऑक्साइड बोल रहा हूँ, डाइऑक्साइड। अब देखो लिक्विड डाइऑक्साइड रहा हूँ, बात करते हैं इनकी ऑक्साइड्स की, बात करते हैं इनकी ऑक्साइड्स की। ओके, असल में यहाँ पर मुझे डाइऑक्साइड बताना था, ठीक है, इसलिए मैं डाइऑक्साइड दिमाग में थी, क्योंकि डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है सल्फर के, है ना। ध्यान दो, ऑल एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड, फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड। कौन कौन से? देखिए MO2 लिख लो या EO2 है ना आपको, EO2 एंड EO3 टाइप, ठीक है। दिज आर डाइऑक्साइड एंड दिज आर ट्राइऑक्साइड। सबसे पहले डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं।
सल्फर के ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाइऑक्साइड, ध्यान रखना। सल्फर जो फॉर्म करेगा वो डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो SO2 है, ठीक है, जो SO2 है उसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो बैंड स्ट्रक्चर होगी उसकी। आप अकॉर्डिंग टू VSE पेयर देख लीजिए ना भाई। हाफ सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इसके पास कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो 6/2 मतलब 3 के लिए sp2। क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास? इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सल्फर के पास क्या होगा? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो सल्फर की जो स्ट्रक्चर होगी वो बैंड होगी विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर सल्फर जो है वो 1 पी पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा और 1 डी पाई पी पाई, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड। देखिए कैसे, यहाँ पर सल्फर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन सबको पता होगा, पहले बना चुके हम। क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p4 सॉरी, ठीक है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे 3s में, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 3 4। हमने कहा था पीछे भी कि इसका जो डी में होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं इसके पास डी। अब यहाँ पे होगा क्या? 1 2 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 1 2 3 4 डी में जाएगा, है ना। अब यहाँ पर इसके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हमने पता लगाया। sp2 मतलब इसका एक ऑर्बिटल s और 2 जो है p पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, है ना। और यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर जो बचेगा, यहाँ पर जो बचेगा फॉर्म p पाई मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर बनेगा d ऑर्बिटल है तो भाई d है ना, यहाँ पर बनेगा फॉर्म p पाई d पाई डबल बॉन्ड विद O, ठीक है। ये SO2 के बारे में जानकारी थी, पूछ लेता है कभी कभी। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है वो ऊपर से नीचे आने पे घटता है, ठीक है, वो ऊपर से नीचे आने पे घट जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी एसिडिटी और बेसिडिटी की। जो डाइऑक्साइड है, जो आपके डाइऑक्साइड है, अगर वाटर में डिजोल्व करोगे इनको हम, वाटर में डिजोल्व करेंगे इनको हम, तो ये आपको देंगे H2SO3। कमाल की बात ये है ये एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन में, आप इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। और उसकी नेचर कैसी होगी? एसिडिक। इसकी नेचर कैसी होगी? आपकी एसिडिक, ठीक है। और यहाँ पर डाइऑक्साइड जैसे मेरे पास S का भी है, SeO2 भी है ना, SO2 TeO2 भी है, ठीक है। तो जो इनका एसिडिक कैरेक्टर होगा डाइऑक्साइड का वो डिक्रीज होगा व्हेन वी मूव अप टू डाउन, व्हेन वी मूव अप डाउन। तो एसिडिक कैरेक्टर में क्या होगा? SO2 Se2 है ना, PO2 भी लिख लो। एसिडिटी डिक्रीजेज ऑन मूविंग अप टू डाउन, ऑन मूविंग अप टू डाउन, ठीक है। फिर ट्राइऑक्साइड की बात करते हैं। ध्यान दो, मैं ज़्यादा ध्यान सल्फर के जो ऑक्साइड है उन पर दे रहा हूँ। यहाँ पर है ट्राइऑक्साइड, सॉरी ट्राइऑक्साइड्स। सल्फर की बात करें सबसे पहले, EO3 टाइप के बनाएंगे और इनकी स्ट्रक्चर की बात भी कर लेंगे, है ना। मल्टीपल बॉन्ड की बात भी करेंगे कि डी पाई पी पे होते हैं नहीं होते हैं, है ना। SO3 और यहाँ पर SO3 में सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। हाफ सल्फर का आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है प्लस 0, कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो 3 आ गया। 3 के लिए होता है आपका sp2। ध्यान दो, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, लोन पेयर है इसके पास नहीं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास 0 है। आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाकर देख लेना। तो जो SO3 की स्ट्रक्चर आएगी वो प्लेनर आएगी। ध्यान दो, ये बॉन्ड छोटे बड़े नहीं है, बॉन्ड इक्वल है। अच्छा एक बात हो, यहाँ पर SO2 का डायपोल मोमेंट 0 था नहीं, डायपोल मोमेंट कुछ था क्योंकि वहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स की बैंड थी। यहाँ पर प्लेनर स्ट्रक्चर है विद नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर SO3 का डायपोल मोमेंट क्या होगा? जी हाँ, 0 होगा इसका डायपोल मोमेंट, ठीक है। इस बात को आप याद रखना।
ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ जीरो डायपोल मोमेंट या फिर नेट डायपोल मोमेंट, वो तो मर्जी होगी एग्जामिनर की कि कैसे क्वेश्चन बनता है। अच्छा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया इसके बाद, है ना। तो देखते हैं इसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड बनते हैं या नहीं बनते। ओके चलिए, कहाँ थे हम? सल्फर का देखिए, मैं दोबारा में बताया 1:2:2 पे 6, मैं डायरेक्टली फिल कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 4, और डी ऑर्बिटल वैकेंट होती है सल्फर के पास, ये सबको पता है और आपको भी बता दिया हमने पहले। ओके, और यहाँ पर हम बात करेंगे सल्फर की सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, सल्फर की बात करेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि यहाँ पे देखो 3O है मेरे पास, 3 ऑक्सीजन है मेरे पास यहाँ पर। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दोनों निकल के जाते हैं डी में। ओके, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो मेरे पास यहाँ पर एक s का और 2 p के क्या बनाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यहाँ पर एक बचा इलेक्ट्रॉन p का, 2 इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पर d के, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक p पाई इलेक्ट्रॉन और 2 बनेंगे यहाँ पे d पाई p पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, p पाई d पाई या फिर d पाई p पाई, है ना, दोनों इनको बोलते हैं, कोई p पाई d पाई बोलता है, कोई d पाई p पाई बोलता है, इसमें कोई वो नहीं है। क्या बनेंगे SO3 में, एक p पाई और 2 d पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे ट्राईऑक्साइड भी एसिडिक होंगे, ठीक है, ट्राईऑक्साइड्स आर एसिडिक, ट्राईऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, आर एसिडिक इन नेचर। ओके,